नमस्कार, वेलकम टू मीमांशा क्लासेस। मीमांशा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया था, उससे संबंधित सारे नियम, गैसों का द्रवीकरण, इसके अलावा जो क्रांतिक नियतांक थे उनके बारे में हमने गलनांक, हिमांक, स्थिरांक, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सब हमने, हिमकारी मिश्रण, सब हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो है पदार्थों में अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन मैटर्स। ठीक है, क्या होता है ये अंतराण्विक बल? क्या अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? शुरुआत हम यहां से करेंगे कि अंतराण्विक बल हमें कहते किसे। देखिए, दो टर्म्स होती है, एक तो होता है अंतराण्विक बल और एक होता है अंतःआण्विक बल। दो तरह की टर्म्स यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी सबसे पहले पॉइंट पर ही। एक तो होता है आपका अंतराण्विक बल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अंतःआण्विक बल। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इस अंतराण्विक बल को तो हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो देखिए, इनके नाम से ही अब इनमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी दो अणुओं के बीच में, दो परमाणुओं या दो आयनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कहलाएगा आपका अंतराण्विक बल। यानी अंतराण्विक बल, दो विभिन्न अणु, परमाणु या दो आयनों के बीच में लगने वाला बल आपका क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और दूसरी अगर हम बात करें कि इंट्रामोलिकुलर या फिर अंतःआण्विक बल किसे कहेंगे? एक ही अणु के विभिन्न परमाणुओं के बीच में अंतःआण्विक बल, एक ही अणु के अलग अलग परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल आपका क्या कहलाएगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहलाएगा। तो ये चीज क्लियर करनी पहले जरूरी थी स्टार्टिंग में ही कि अंतराण्विक बल अलग है और अंतःआण्विक बल अलग है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अंतराण्विक बल के बारे में, यानी दो अलग अलग अणु, परमाणु या आयंस के बीच में लगने वाला जो बल है उसे हम कहते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। दोनों ही टर्म्स आप याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो देखिए, अंतराण्विक बलों को दूसरा इसका नाम है वांडर वाल्स बल। क्या कहते हैं इनको? वांडर वाल्स बल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अन्योन्यकारी बल भी कहते हैं। अन्योन्यकारी का मतलब क्या होता है? अन्योन्यकारी का मतलब होता है परस्पर होने वाली क्रिया। परस्पर होने वाली क्रिया, परस्पर मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक दूसरे के टच में आने से होने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है अन्योन्य क्रिया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है या कोई चीज रखी है और मैं उस चीज के पीछे खड़ी हूं। सिर्फ मेरे पीछे खड़े रहने मात्र से तो वो चीज आगे नहीं धकेली जाएगी जब तक कि मैं उसे अपने हाथ से पुश ना करूं। जब तक कोई चीज जो यहाँ पे रखी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बोतल रखी है, इसको जब तक मैं अपने हाथ से पुश ना करूं तब तक ये चीज आगे नहीं धकेली जाएगी। यानी जब तक यहाँ पे अन्योन्य क्रिया नहीं हुई, परस्पर आपस में संपर्क नहीं हुआ और टच नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, मैंने उसको धक्का नहीं दिया, तब तक वो चीज पुश नहीं हुई, उस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगा। तो इसको अन्योन्यकारी बल भी कहते हैं, यानी परस्पर होने वाली क्रिया के कारण लगने वाला बल। तो सबसे पहली बात तो अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? दो विभिन्न अणु, परमाणु या फिर आयनों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है वांडर वाल्स बल या फिर अन्योन्यकारी बल कहते हैं। ठीक है, ये जो बल होता है ये पदार्थ के दो परमाणुओं या अणुओं के बीच में दो प्रकार से लग सकता है, या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा। या तो प्रतिकर्षण के रूप में ये काम करेगा, रिपल्शन के रूप में, या फिर अट्रैक्शन के रूप में ये कार्य करेगा। देखिए, प्रतिकर्षण कब होगा? दो समान चीजें होंगी तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। और दो विपरीत ध्रुव जब मिलेंगे, दो विपरीत चीजें जब मिलेंगी तो उनमें आकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब किसी भी
परमाणु के नाभिक नाभिक, दो परमाणुओं के नाभिक नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में अगर लग रहा है तो वो क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में है तब भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका अंतराण्विक बल है ये दो प्रकार का हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। अगर प्रतिकर्षण है तो नाभिक नाभिक के बीच में होगा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, और अगर आकर्षण है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। क्लियर है ये चीज। देखिए प्रतिकर्षण बल नाभिक नाभिक या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, जबकि आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। ये हो गया आपका अंतराण्विक बल की परिभाषा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। आपका अंतराण्विक बल होता क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, दो विभिन्न अणु परमाणु या आयंस के बीच में लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है, वॉन डेर वाल्स बल के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसको अन्योन्यकारी बल भी कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है या आकर्षण हो सकता है। अगर प्रतिकर्षण है तो कैसे कहां लगेगा, नाभिक नाभिक के बीच में या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और अगर आकर्षण है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखिए हमें चार प्रकार के बल यहां पर पढ़ने हैं इस अंतराण्विक बल के अंदर। सबसे पहला है प्रकीर्णन या लंदन बल के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है द्विध्रुव बल, तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, और चौथा है आपका हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स के साथ। शुरुआत हम किससे करते हैं, डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स के साथ। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी। देखिए ये दो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सामने। एक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ, एक में लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब आप दोनों डायग्राम्स को कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए इन दोनों डायग्राम्स की, तो आप पाएंगे कि इस पहले वाले डायग्राम के अंदर नाभिक बीच में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी सिमेट्री में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बराबर दूरी पर प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। जबकि इसके अंदर जो है उस परमाणु की आकृति भी बदल गई। क्यों बदली, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन थे इनकी डेंसिटी एक साइड में खिसक गई, एक साइड में बढ़ गई और न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हो गया। इसीलिए इसके ऊपर जिधर न्यूक्लियस है उधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके इलेक्ट्रॉन्स का। ये तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी हम आगे जो बल पढ़ने वाले हैं, प्रकीर्णन बल या फिर द्विध्रुव बल, तो उसके अंदर हम ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी था। ये इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इलेक्ट्रॉन्स का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे चलते हैं, हम हमारा पहले प्रकार का बल पढ़ते हैं, प्रकीर्णन बल या लंदन बल। ठीक है, पहले प्रकार का बल हम पढ़ते हैं प्रकीर्णन बल या लंदन बल। सबसे पहली बात तो इसको लंदन बल क्यों कहा जाता है। एक जर्मनी साइंटिस्ट थे, एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था फ्रैंक लंदन। उनके नाम के ऊपर ही इसको लंदन बल नाम दिया गया। सबसे पहली बात तो इसको लंदन बल क्यों कहते हैं, ठीक है, तो उनके नाम के ऊपर इसको नाम ये लंदन फोर्स दिया गया। इसको हम डिस्पर्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, डिस्पर्शन फोर्स या प्रकीर्णन बल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके सारे नाम पहली बात तो आपको याद रखने हैं। कितने नाम हो गए इसके, प्रकीर्णन बल, लंदन बल, डिस्पर्शन फोर्स, ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। अब देखिए परमाणु या अध्रुवीय अणु, कोई भी परमाणु या अध्रुवीय, कोई भी परमाणु हो या अणु जो अध्रुवीय होगा वो वैद्युत रूप से सिमेट्री में होता है, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। देखिए अब इसको देखिए, आप अध्रुवीय को समझिए। अध्रुवीय का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज उपस्थित ना हो, चार्ज कोई सी भी डायरेक्शन में निल हो। देखिए इसके अंदर ये सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस सेंटर के अंदर स्थित है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का
जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज, ना इधर डेल पॉजिटिव है, ना इधर डेल नेगेटिव है, ना इधर डेल नेगेटिव है, ना इधर डेल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, सिमेट्री में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द्विध्रुव इसमें नहीं बन रहा है, द्विध्रुव इसमें नहीं बन रहा है। सिमेट्री में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो द्विध्रुव नहीं बनेगा। द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुवों का बनना। दो ध्रुव कैसे बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा, दो पोल्स दो ध्रुव इस तरह से बनेंगे। देखिए जैसे इसके अंदर बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये द्विध्रुव कैसे बन रहे हैं, जब सिमेट्री में पूरे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फर्स्ट लाइन को समझिए कि किसी भी परमाणु या अध्रुवीय अणु के अंदर कोई भी परमाणु है या अणु है जो अध्रुवीय, वो जो है वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्री में होता है और उसमें किसी भी प्रकार का द्विध्रुव नहीं बनता। लेकिन तात्क्षणिक रूप से अचानक से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने अचानक से छलांग लगा ली और एक साइड में ये आ गए। एक साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे कूद पड़े। एक साइड में आने की वजह से इस साइड में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और बेचारा न्यूक्लियस वो एक साइड में शिफ्ट हो गया और उधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। लेकिन तात्क्षणिक रूप से इलेक्ट्रॉन घनत्व के एक और खिसकने से तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। और यहाँ पे ये सममिति में था, विद्युत रूप से सममित था, सिमेट्री में था। अब ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। दो पोल्स इसमें बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये द्विध्रुव का निर्माण हो गया अचानक से, तात्क्षणिक रूप से। अब ये जो अचानक से बना हुआ जो आपका द्विध्रुव है, ये खुद तो बन गया। अब ये खुद तो बन गया भाई, औरों को भी क्यों बख्शेगा, अपने आसपास में इसको जो भी अणु परमाणु मिलेगा उसको भी ये क्या कर देगा, उसको भी ये द्विध्रुव बना देगा। ये तात्क्षणिक रूप से बना हुआ द्विध्रुव अपने आसपास के परमाणु या अणु को भी क्या कर देगा, द्विध्रुव बना देगा, उसको भी ये द्विध्रुव कर देगा। ये जो तात्क्षणिक रूप से पहला ये बना और इसने अपने प्रभाव से दूसरे को द्विध्रुव बना दिया, इन दो द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी को लंदन बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लंदन बल या डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। उसी बल को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्स या लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूं, दो टर्म्स यहां पे आई हैं, एक आई है अध्रुवीय और दूसरी आई है द्विध्रुव। देखिए ध्यान से समझिएगा, अध्रुवीय का मतलब है कि जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो वो सममिति में हो, वो पूरे के पूरे सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, न्यूक्लियस बीच में उपस्थित हो, तो उस परमाणु या अणु के ऊपर किसी भी तरह का दो सिरे नहीं बनेंगे और उन दो सिरों पे चार्जेस नहीं आएंगे। ऐसा परमाणु जो होगा वो वैद्युत रूप से सममित कहलाएगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश अचानक से तात्क्षणिक रूप से सडनली क्या हो गया कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक साइड में शिफ्ट हो गई और न्यूक्लियस दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये द्विध्रुव का निर्माण हो गया। जब यहाँ पे एक सिरा पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। अब ये जो द्विध्रुव बन गया ये अपने आसपास में उपस्थित दूसरे अणु या परमाणु को भी द्विध्रुव में परिवर्तित कर देगा या उसको भी द्विध्रुव बना देगा, उसमें भी द्विध्रुव उत्पन्न कर देगा। जब ये उसमें उसको भी द्विध्रुव बना देगा तो इन दोनों द्विध्रुवीय अणु या परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी को हम कहेंगे लंदन बल या प्रकीर्णन बल या फिर डिस्पर्शन फोर्स कहेंगे। इसके बाद ये जो है आपको याद रखना है, ये लंदन बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है r⁻6 के, और ये r क्या है, दोनों अणुओं या दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, दोनों अणुओं या दोनों परमाणुओं के बीच की ये जो दूरी है ये r है। और ये जो लंदन फोर्स है या लंदन बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है r⁻6 के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये r⁻6 के। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ये कौन सा बल था, प्रकीर्णन बल था या डिस्पर्शन फोर्स था या फिर लंदन फोर्स था। ठीक है, क्लियर है। आर क्या है, दोनों अणु या दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है, और ये लंदन फोर्स क्या होता है, इस r⁻6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का जो बल हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका द्विध्रुव बल। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, दो द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला बल। देखिए स्थायी द्विध्रुव, अभी जो
पहले हमने लंदन फोर्स में पढ़ा था, वो था तात्क्षणिक रूप से अचानक से बनने वाले द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला बल। ये स्थायी रूप से जो द्विध्रुव रखने वाले अणु हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? द्विध्रुव बल कहलाता है। दो स्थायी रूप से जो द्विध्रुव हैं वो उन अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों द्विध्रुवों के, स्थायी द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? द्विध्रुव बल कहलाएगा। आपको याद रखनी है इसकी परिभाषा। द्विध्रुव में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं क्या होता है। सेम चीज है द्विध्रुव, वही द्विध्रुव यहां पे बनेगा। ये वाला स्थायी होगा, वो अस्थायी था। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। ये वही द्विध्रुव हो गया, लेकिन फर्क क्या है कि वो तात्क्षणिक रूप से बनने वाले द्विध्रुव थे लंदन फोर्स में, और यहाँ पे जो द्विध्रुव है वो स्थायी द्विध्रुव है। तो इन द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? आकर्षण बल। इन अणुओं में के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो आपका कहलाएगा द्विध्रुव बल। देखिए अब इसमें दो टर्म्स हो गई आपके, दो अलग अलग आपको याद रखने हैं। एक तो होते हैं ध्रुवित अणु और एक होते हैं घूर्णित ध्रुवीय अणु। दोनों के लिए आपको ये रेशो अलग अलग याद रखना है। तो जो ध्रुवित अणु होते हैं, उनके लिए तो द्विध्रुव बल जो होता है r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो घूर्णित ध्रुवीय अणु होते हैं उनके लिए द्विध्रुव जो होता है, ये द्विध्रुव बल जो होता है r⁻6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ध्रुवित अणु क्या होते हैं? ध्रुवित अणु ऐसा निकाय, ऐसी बॉडी जिसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज हो, वो आपके ध्रुवित अणु कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको फिक्स रेशो याद रखना है। द्विध्रुव बल जो होगा r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती तो होगा ध्रुवित अणुओं के लिए, और घूर्णित ध्रुवीय अणुओं के लिए ये होगा r⁻6 के व्युत्क्रमानुपाती। ये बिल्कुल आपको फिक्स रेशो है, ये आपको याद रखना है, टू द पॉइंट इसको याद रखना है आपको। तो ये दूसरी प्रकार का बल हमने पढ़ा, द्विध्रुव बल। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि दो स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के बीच में लगने वाला बल जो है वो कहलाएगा द्विध्रुव बल। देखिए ये टर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली हैं, स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार इसको अगर रिवाइज करेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। आगे चलते हैं। द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल। देखिए नाम से इसके क्लियर हो रहा है, एक तो हो गया द्विध्रुव यानी कि स्थायी द्विध्रुव, और दूसरा इसकी वजह से जो प्रेरित द्विध्रुव बना, जो तात्क्षणिक द्विध्रुव बना, ठीक है, उन दोनों के बीच में लगने वाला ये बल क्या कहलाएगा? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। ठीक है, क्या कहलाएगा? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। यानी एक तो हमारे पास स्थायी द्विध्रुव पहले से था, ठीक है, और दूसरा हमने बना दिया। तो द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में लगने वाला जो बल है, एक स्थायी द्विध्रुव और एक प्रेरित द्विध्रुव वाले अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो बल आपका कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। ये जो बल होता है ये r⁻6 के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। r⁻6 के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। देखिए इस डायग्राम से फिर से समझिए, ये है आपका जो न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका नॉन पोलर हीलियम आयन है। ठीक है, ये आपका अध्रुवीय हीलियम आयन है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, जब ये इसके संपर्क में आया, ये आपका ध्रुवीय आयन है, पोलर आयन है, ये आपका इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए ये पोलर है, इसीलिए ये ध्रुवीय है। ये आपका नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। जब ये इसके संपर्क में आया तो इसने इसको भी ध्रुवीय बना दिया, इसको भी इसने क्या बना दिया? द्विध्रुव बना दिया। देखिए ये भी डायपोल बन गया। ठीक है, इस पास वाले हीलियम के अणु को भी इसने क्या बना दिया? डायपोलर बना दिया, द्विध्रुव बना दिया। यानी ये कैसा द्विध्रुव बन गया? प्रेरित द्विध्रुव बन गया। ये इससे प्रेरणा लेके द्विध्रुव बन गया, डायपोलर बन गया। तो ये क्या बन गया? प्रेरित द्विध्रुव बन गया। तो एक
स्थायी द्विध्रुव और दूसरा प्रेरित द्विध्रुव, दोनों के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो आपका कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। और ये बल जो होता है ये भी r⁻6 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और r फिर से मैं आपको बता रही हूं, r क्या होती है, अणुओं के बीच की दूरी। r क्या होती है, अणुओं के बीच की दूरी। r आपको याद रखनी है, r क्या होती है, अणुओं के बीच की दूरी। तो ये जो बल होता है द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल, ये r⁻6 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 प्रकार के बल हमने अभी तक पढ़े, देखिएगा। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रकीर्णन बल या लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा द्विध्रुव बल और तीसरा हमने पढ़ा द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। देखिए, ये हाईली जो पोलार अणु होते हैं, अति ध्रुवीय अणु जो होते हैं, उनके बीच में लगने वाला बल होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये भी एक प्रकार का द्विध्रुव बल ही है। ये कैसे बनता है, देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जब भी किसी अधिक विद्युत ऋणता वाले किसी भी अणु के परमाणु के संपर्क में आता है तो वो एक विशेष बॉन्ड बना लेता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणता वाले किसी भी परमाणु के संपर्क में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके संपर्क में जब आता है, उनके संपर्क में जब आता है तो एक बंध का निर्माण करता है, विशेष बंध का निर्माण करता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन जो है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ठीक है। ये H2O का स्ट्रक्चर है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, हाइड्रोजन जब भी अपने से अधिक विद्युत ऋणता वाले किसी परमाणु के संपर्क में आता है तो एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये मोस्टली अति ध्रुवीय अणुओं के बीच में ही बनता है और इसको भी एक तरह का द्विध्रुव बल ही कहा जाता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतराण्विक बल हमने पढ़े। अंतराण्विक बल में मेनली हमने 3 प्रकार के बल जो पढ़े, उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्ड स्टडी किया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, किन किन के बीच में बनता है। अब हम देखते हैं कि अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा, इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है पदार्थ की अवस्था से या अवस्था परिवर्तन से। देखिए, ये जो अंतराण्विक बल होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये किन्हीं भी अणु या परमाणुओं की गति को क्या करते हैं, रोक करके उन्हें पास पास रखने का प्रयास करते हैं। अगर अट्रैक्शन के रूप में ये फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, उनके मूवमेंट को कम करेंगे या उनके मूवमेंट को रोकेंगे और उनके अणु या उनके कणों को क्या करेंगे, पास पास रखने का प्रयास ये करेंगे, पास पास रखने का प्रयास करेंगे। जबकि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, हम ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे किसी भी पदार्थ को, तो उससे क्या होगा, गमन यानी कि गति बढ़ेगी, यानी कि अणु या परमाणुओं की गति को वो प्रेरित करेगी। अंतराण्विक बल तो क्या कर रहे हैं, कणों को पास पास ला रहे हैं, पास पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय गमन को प्रेरित करेगी, यानी अणुओं को दूर दूर करने का प्रयास करेगी। अब द्रव की तीनों अवस्था अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, द्रव की नहीं, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो किसका परिणाम है, अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। भाई, अंतराण्विक बल अगर अधिक मात्रा में हो गए तो पदार्थ ठोस अवस्था में चला जाएगा, अगर ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा अधिक हुई तो वो ठोस से द्रव में बदल जाएगा, और अगर उससे भी ज्यादा हो गई तो द्रव से वो किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। अब यही रीजन है कि संपीड़न यानी कंप्रेशन से किसी भी गैस को द्रव में नहीं बदल सकते, ये हमने कल भी पढ़ा था, क्योंकि संपीड़न से ऊष्मीय गमन नहीं रुक जाता है। ऊष्मीय गमन को रोकने के लिए ताप को कम करना आवश्यक है। कल हमने गैसों का द्रवीकरण पढ़ा था, उसमें भी ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे थे कि किसी भी गैस को द्रवीकृत करने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। कौन सी 2 चीजें, एक तो उसका दाब जो है वो बढ़े और दूसरा उसका ताप
कम हो, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो गए। संपीड़न, संपीड़न का मतलब हो गया कि उसका दाब जो है वो हमने बढ़ा दिया। भाई दाब बढ़ाएंगे जब भी तो संपीड़न होगा ना। संपीड़न कब होगा? कंप्रेशन कब होगा? जब प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यानी उसका संपीड़न हो रहा है, और दूसरा है कि ताप को कम कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तभी किसी गैस का द्रवीकरण संभव है। तो गैसों के द्रवीकरण में भी हमने कल ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। यहाँ पे आज हमने फिर से इसको स्टडी किया है कि केवल संपीड़न से किसी भी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। केवल कंप्रेशन करके, केवल संपीड़ित करके हम किसी भी गैस को द्रव में बदल नहीं सकते। हमें उसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। हमें उसका टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये संबंध है आपके अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा में। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। अंतराण्विक बल होते क्या है? अंतराण्विक बल जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि किन्हीं भी दो अणु, किन्हीं भी दो परमाणु या दो आयनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो अंतराण्विक बल होता है। देखिए ये अंतराण्विक बल जो होता है ये उन अणु या परमाणुओं की गति को रोक करके, अगर अट्रैक्शन के रूप में लग रहा है तो उनको पास पास रखने का प्रयास तो करता है, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है इसके अगेंस्ट काम करती है। वो उनकी गति को प्रेरित करती है, उनके गमन को प्रेरित करती है। ठीक है, और जो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो इन दोनों की बैलेंसिंग का रिजल्ट है। इन दोनों की बैलेंसिंग का ही रिजल्ट है। इसीलिए किसी भी गैस को केवल संपीड़ित करके, केवल कंप्रेस करके, केवल कंप्रेशन से हम उसको लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए या उसका द्रवीकरण करने के लिए या उसको लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। ये हो गया आपका अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध। अब आज की हमारी क्लास का एक लास्ट टॉपिक है, हम यूं कहें कि पदार्थ की अवस्था वाला जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, उसका लास्ट एक पॉइंट बचा है, या यूं कहें कि हमने अब तक पिछली 2 क्लासेस और आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन है वो आपका इन 2 पॉइंट्स के अंदर निकल करके आएगा। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण, सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण यानी उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। भौतिक गुण यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए भौतिक गुणों में सबसे पहला जो गुण हम पढ़ रहे हैं वो है गलनांक। एक तरह से रिवीजन हो रहा है ये आज आप लोगों का। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? मैं पहले 2 से 3 बार इसको पढ़ा चुकी हूं। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक किसी भी पदार्थ का वह ताप होता है जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू कर दे, जिस पर वो मेल्ट होना शुरू कर दे, उसे हम उसका क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली से पिछली क्लास में, कि गलनांक पर जो है वो ठोस और द्रव दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं। पदार्थ की दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती है इस गलनांक के ऊपर। इस गलनांक के ऊपर क्या होता है? ठोस प्लस द्रव अवस्था दोनों उपस्थित रहती हैं। दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं इस गलनांक के ऊपर। ठीक है, अब ये गलनांक जो होता है, गलनांक के ऊपर दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो इस गलनांक को आप अच्छे से याद रखिएगा। आज तीसरी या चौथी बार मैं गलनांक के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो भौतिक गुण है किसी भी पदार्थ का वो हम पढ़ रहे हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो पिघलना शुरू कर दे, मेल्ट होना शुरू कर दे, गलन उसका आरंभ हो जाए, वो कहलाता है गलनांक। दूसरा हमने पढ़ा था क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। देखिए रिवीजन हो रहा है आज आपका अच्छे से। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उसका? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, हम उसको उसका कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा हमने हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ ठोस में बदलना शुरू हो जाए। जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल लिया था कि पानी से बर्फ का जमना शुरू होना और बर्फ का पिघलकर पानी में बदलना शुरू होना, दोनों के लिए ही एक ही टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी पदार्थ का हिमांक और गलनांक जो होता है वो सेम होता है।
और दोनों ही टेम्परेचर पर, चाहे वो गलनांक है या हिमांक है, दोनों ही ताप के ऊपर क्या होता है, वो दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं। फिर है भौतिक गुणों में आता है किसी भी पदार्थ का रंग, ठीक है। तो रंग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विभिन्न हो सकते हैं, रंग यानी कि कलर। नेक्स्ट है उसकी डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व, ठीक है। घनत्व पदार्थ की अवस्था के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, घनत्व यानी कि डेंसिटी उसकी। नेक्स्ट आता है आपका चालकता, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। क्या होती है चालकता? कंडक्टिविटी। दो तरह के पदार्थ होते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, विद्युत के चालक और कुचालक। देखिए चालकता होती है विद्युत को प्रवाहित होने देने की क्षमता। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं इस गुण के आधार पर चालक होते हैं विद्युत के, कुछ होते हैं कुचालक, ठीक है। कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं जो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे लकड़ी, ठीक है। कुचालक जो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, फॉर एग्जांपल लकड़ी या वुड जैसे। और प्लास्टिक में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो जनरली वो प्लास्टिक के, स्पेशल प्लास्टिक के जो ग्लव्स होते हैं वो पहन करके रखते हैं। चालक या सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं जो विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, या फिर ग्रेफाइट जो पेंसिल की जो लीड होती है वो चालक का काम करती है। तो ये हो गई चालकता। अगला जो गुण है वो है ताप यानी कि टेम्परेचर। तो हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए हमने देखा कि ताप जो है वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ है वो ठोस से द्रव की ओर, द्रव से गैस की ओर चला जाएगा, और ताप घटाने पर वो इसका रिवर्स करेगा। अगला जो गुण है वो है आपका दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो आपके ताप का उल्टा काम करता है, यानी अगर दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो कण पास आएंगे, कण पास आएंगे तो उसके रिवर्स गियर डल जाएगा, यानी रिवर्स उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। अगर हमने किसी गैस पे दाब बढ़ाया और ताप कम किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड पे फिर हम और ज्यादा ताप कम करते गए और प्रेशर हम इंक्रीज करते गए तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और लास्ट जो बचता है वो है आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन यानी वॉल्यूम। ये आपके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने पदार्थ के इन 3 क्लासेस के अंदर स्टडी किए। गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, रंग, घनत्व, चालकता, ताप, दाब और आयतन। इनमें से किसी भी प्रकार की अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर देना, आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। पर मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश इनके अंदर हमने छोड़ी होगी। अच्छा, अब आती है बारी पदार्थ के रासायनिक गुणों की। इनको भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो पहला जो गुण है, रासायनिक गुण कौन से होते हैं? वो गुण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रदर्शित करता है कोई पदार्थ, उनको कहते हैं रासायनिक गुण। इसमें हमने पहला गुण जो पढ़ा है वो है ऑक्सीकरण। ये हम अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो हम इसको पढ़ चुके थे कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, या फिर इसके अलावा भी हमने कुछ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या प्रोटॉन का हटना। इन चारों में से एक कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पे आप ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का योग। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा वो है अपचयन। अपचयन का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आप मोटे तौर पे यहाँ पे आप याद रखिएगा ऑक्सीजन का योग, और यहाँ पे आपको याद रखना है हाइड्रोजन का योग, या ये इंक्लूड कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन का हटना या यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ऑक्सीकरण और अपचयन में। फिर बारी आती है अम्लीयता और क्षारीयता की। अम्लीयता क्या होती है? अम्ल और क्षार को हम बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। अम्लीयता और क्षारीयता, कोई भी पदार्थ अम्लीय है
अगर वो कौन से आयन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो, या फिर हाइड्रोनियम आयन अगर वो दे रहा है तो, हाइड्रोनियम आयन का क्या था, H3O पॉजिटिव आयन अगर वो दे रहा है जल में घुल करके, तो वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। और क्षारीय कब मानेंगे, जब जल में घुलने पर वो OH नेगेटिव आयन अगर दे रहा है जलीय विलयन में, तो हम मानेंगे कि वो कैसा है, क्षारीय पदार्थ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रासायनिक गुण, ठीक है। ये किसी भी पदार्थ के क्या हो गए, रासायनिक गुण हो गए। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पहला जो गुण हमने देखा वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हमने बहुत डीपली पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन हट रही है। दूसरा हमने पढ़ा रिडक्शन यानी कि अपचयन। रिडक्शन का मतलब है कि या तो ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है। तीसरा हमने देखा अम्लीयता। कोई भी पदार्थ अम्ल है ये हम कब मानेंगे, जब जलीय विलयन में या जल में घुलकर जलीय विलयन में क्या दे, वो H पॉजिटिव आयन दे या H3O पॉजिटिव आयन दे। इन दोनों में से कुछ भी अगर वो जलीय विलयन में दे रहा है तो हम मानेंगे कि वो पदार्थ अम्लीय है। और क्षारीय हम उसको कब मानेंगे, जब जलीय विलयन में वो क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, तो हम मानेंगे कि वो पदार्थ कैसा है, क्षारीय है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल की परिभाषा, अंतराण्विक बल किसे कहते हैं। फिर 3 प्रकार के हमने अंतराण्विक बल पढ़े। उसके बाद हमने हाइड्रोजन बंध पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अंतराण्विक बल और ऊष्मीय गति में संबंध पढ़ा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध पढ़ा। और लास्ट में हमने इस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन के रूप में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़ा। इन पिछली 3 क्लासेस में हमने पदार्थ को यानी स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट कहीं आपको लग रहा हो कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ छूट रहा है, तो आपके सजेशंस बिल्कुल मोस्ट वेलकम्ड हैं। आप लोग बता सकते हैं कि इस चीज़ को और इस अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता था, जो हमने नहीं किया। हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर इस सब से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी जनरल साइंस की प्ले लिस्ट के अंदर, मीमांसा क्लासेस की जनरल साइंस की प्ले लिस्ट में ये जो पूरा कंटेंट है जनरल साइंस का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये जो कंटेंट है ये हमने इस तरीके से टू द पॉइंट डिजाइन किया है कि प्री हो या मेंस हो, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा शायद ही कुछ पढ़ने की जरूरत पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thank you very much. Have a nice day.